टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी मदरसा एक्ट की और मदरसा एक्ट वैलिड है या इनवैलिड, इस पर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, मदरसा बोर्ड के किन किन ताकतों पर तलवार चलाई, आज आपको इसके बारे में विस्तार से पूरी डिटेल बताऊंगी। आपको पूरा मदरसा एक्ट भी समझाऊंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ असर होने वाला है ये भी बताऊंगी। ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु बेचैन हैं और इसे लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करती हूं। आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला किया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी के मदरसों को सुप्रीम राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है। मदरसा एक्ट पर यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने मदरसा एक्ट को लेकर जो फैसला सुनाया उसमें कहा गया कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक रूप से सही है। मदरसा एक्ट 2004 में संविधान का उल्लंघन नहीं है और देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था वो सही नहीं था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा और सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या क्या कहा गया है आप वो जान लीजिए। नंबर 1, यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। हालांकि जिसे असंवैधानिक बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है। मदरसा एक्ट संविधान का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला सही नहीं था। जिसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा कानून रद्द नहीं हो सकता है, कुछ बातें ठीक भी हैं। मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मदरसा बोर्ड किसी तरह की डिग्री नहीं देगा। धार्मिक शिक्षा में कोई समस्या नहीं है, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए लेकिन डिग्री नहीं दी जा सकती है। गैर मुस्लिम छात्रों पर धार्मिक दबाव किसी तरह का नहीं बनाया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको आपको बता दें, जिसको लेकर तमाम तरह के उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग मौलानाओं के बीच बहस भी हो रही थी। सरकार भी कटघरे में कई बार इस पूरे मामले को लेकर खड़ी की जा रही थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले को बदल दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। और सभी के लिए बात होनी चाहिए कि हम लोग अपने मदरसों को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं, जिसमें बहुत वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इसी के तहत हम लोग ये मदरसे चला रहे हैं और हम लोग अपने मदरसों में इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए, जिसमें कि इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम लोग वेलकम करते हैं। 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। दरअसल मदरसा एक्ट के बनने के 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा
एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस साल 22 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि सरकारी अनुदान पर मदरसा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया। हाई कोर्ट का जो फैसला था, मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो भी जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। एक्ट शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। जो हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन ये एक्ट नहीं करता है। तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो CJI ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजन से। एक नहीं, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। अब देखिए, इस पर भी कई तरह के पेच है। मदरसा एक्ट को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की ताकत पर तलवार भी चलाई है। मदरसा बोर्ड की ओर से अब तक जो डिग्रियां दी जाती रही हैं, उसमें से 2 डिग्री जो एजुकेशन के लिए दी जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैंची चला दी और ये कहा है साफ साफ तौर पर कि मदरसा किसी तरह की शैक्षणिक जो डिग्रियां होती हैं वो नहीं दे सकते हैं। जैसे मुंशी और मौलवी जो 10वीं का सर्टिफिकेट देती हैं, उसे वैध माना है, और 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री जिसे आलिम कहा जाता है, उसे भी वैध माना। लेकिन ग्रेजुएशन में जो डिग्रियां दी जाती हैं, कामिल की डिग्री, उसे मान्यता फिलहाल नहीं दी गई है। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों को कहां से पैसा मिलता है, अब आप वो भी जान लीजिए। फंडिंग कहां से आती है? गवर्नमेंट जो एडेड है वो 560 है, सरकारी पैसों से इसका पूरा संचालन होता है। जो 560 हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, सेल्फ फंडेड के जिन्हें अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है, जो सेल्फ फंडेड होते हैं, जो आप कह सकते हैं प्राइवेट है, उन्हें कहां से पैसे आते हैं और कितनी है उनकी संख्या? तो 15,953 है और चंदे से मिले पैसों से इन मदरसों का संचालन किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को लेकर कैंची चलाई, जिसमें से एक ये था कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री जिसे आलम कहा जाता है, जो दी जाती थी ग्रेजुएशन के बाद, तो वो डिग्री अब मदरसे नहीं दे सकते हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं की जो डिग्रियां दी जाती रही है उनकी मान्यता बरकरार है, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्रियों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कैंची चला दी है। संवैधानिक को संवैधानिक करार दिया है और हाईकोर्ट का जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड का एग्जिस्टेंस संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है, उसको पूरी तरह सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चेंज भी किया है कि जहां तक फाजिल और कामिल डिग्री का सवाल है, जो हायर डिग्री थी वो मदरसा बोर्ड से कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन मुंशी मौलवी आलिम की जो कि इंटरमीडिएट और क्लास 10th के बराबर होती है, उन सारी डिग्रीज का उनकी जो डिग्री या जो भी मार्कशीट कन्फर्म हो रही है वो वैलिड रहेगी और वो वैसे ही चलती रहेगी। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर कोर्ट ने कहा है कि सारा कोशिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा इंपैक्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री को अवैध करार कर दिया है। इसका जो मतलब है वो ये हुआ कि जिन छात्रों को अब तक कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है,
वो बेकार हो गई। साथ ही जो छात्र कामिल या फाजिल की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें भी अब जो डिग्री मिलेगी वो वैध नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट भी कर दिया है कि ये डिग्री यूजीसी द्वारा वैलिड नहीं है और इसीलिए ये अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या क्या होने वाला है, किस किस पर असर पड़ेगा, अब वो समझ लीजिए। जो छात्र कामिल यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं अब उनकी डिग्री वैध नहीं रही, यानी कि उस डिग्री की अब कोई वैल्यू नहीं बची है। जो छात्र कामिल यानी कि ग्रेजुएशन फिलहाल कर रहे हैं लेकिन अब उन्हें ये डिग्री नहीं मिल सकती, उनकी जो डिग्री है वो वैलिड कहीं होगी नहीं। तीसरा, जो छात्र फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनकी भी डिग्री बेकार हो गई, अब वो किसी काम की नहीं रही। जो छात्र फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं अब उनके लिए भी मुसीबत ये है कि उनकी डिग्री कहीं पर भी मान्य नहीं होगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यूजीसी से मान्यता नहीं मिली है, जिसके चलते इस डिग्री को वैध नहीं माना जा सकता, ये डिग्री अवैध है। कामिल और आलिम के जो सर्टिफिकेट देते थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी एक्ट के हिसाब से नहीं है और वो डिग्री वो नहीं दे सकते हैं। तो इसको लेकर के एक दिक्कत सामने आएगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो बच्चा आलिम करता है उससे अगर उर्दू, अरबी और फारसी में कुछ आगे हायर एजुकेशन लेना है तो उसके पास यही एक विकल्प बचता था। और इसे किसी यूनिवर्सिटी से पहले भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जोड़ने की बात हुई, फिर ये हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए और ये प्रस्ताव बोर्ड का गवर्नमेंट को गया। अब गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नहीं जोड़ा, ये तो दुर्भाग्य रहा इन बच्चों के साथ। इसको गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि ये नहीं करा सकते हैं, तो कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि वकीलों के ज़रिए कि साहब जो यूजीसी एक्ट लागू हुआ है उससे पहले जो लोग कर चुके हैं उसे तो माना ही जाए। और जैसे कि आपके जामिया उर्दू अलीगढ़ की जो डिग्रियाँ होती थी, जिस दिन से शासनादेश जारी हुआ उस दिन के बाद से वो नहीं मान्य हुई, लेकिन उससे पहले वो मान्य थी। तब तक इसको माना जाए और आगे के लिए गवर्नमेंट इसके लिए कोई व्यवस्था कर दे। और अच्छी बात है अगर इनका सुधार करके गवर्नमेंट का इसको रेगुलेट करके इनको डिग्री की यूनिवर्सिटी से जोड़ देती है तो स्वागत योग्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली हायर डिग्री पर रोक लगा दी है। आपको आगे इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मदरसा एक्ट है क्या इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मदरसा एक्ट 2004 बनाया था, जिसका मकसद था अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देना। तो अब देखिए मदरसा बोर्ड है क्या, ये एक्ट क्या है, ये समझ लीजिए। मुलायम सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो 2004 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देना इस एक्ट के पीछे का मकसद था। मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए ही कानून लाया गया था। डिग्री और सर्टिफिकेट देने की पावर दी गई थी, लेकिन जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की जो पावर थी मदरसों से वो छीन ली है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन ये जो एक्ट था अंडर आता था और कार्य करता था। मदरसा बोर्ड 5 तरह के सर्टिफिकेट और डिग्री दिया करते थे। 10वीं पास को मुंशी और मौलवी की डिग्री, 12वीं को आलिम, 12वीं के बाद जो डिप्लोमा जो करते थे उन्हें कारी की डिग्री, ग्रेजुएशन को कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर लेते थे उन्हें फाजिल की डिग्री दी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल और कामिल की डिग्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले को मुस्लिमों के जनहित में बताया है। एक तो संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा राज्य सरकार का मामला आता है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाना चाहते और ये मुल्ला लोग उन्हें जो बनाना चाहते आज तक 77 साल से बना ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जरूरत है अगर कुरान का ज्ञान हो लेकिन विज्ञान का ज्ञान नहीं हो तो कहाँ से मिलेगी रोजगार। तो योगी जी ने उनके किस्मत को बदलने के लिए फिर भी योगी जी को गाली। दुर्भाग्य यही है कि योगी जी हर वो मुसलमान के लिए अच्छा काम करते हैं लेकिन गाली देने वाले योगी को गाली देगा ही। ये फैसला बहुत ही जनहित में है मुसलमानों के लिए।
मदरसा एक्ट बनने के 8 साल बाद यानी कि साल 2012 में मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले दारुल उलूम वासिया मदरसा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके बाद साल 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी और 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। साल 2020 में राजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जिसके बाद साल 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों का नेचर एक ही था और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का मर्जर कर दिया था। हाईकोर्ट ने इसी साल 22 मार्च को इस पर फैसला सुनाया कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है। इसकी पूरी टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूं कि कब कब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जो याचिकाएं हैं वो लगाई गई। मुलायम सिंह सरकार में कानून कब बना? 2004 में बना। हाईकोर्ट में पहली बार एक्ट को चुनौती कब दी गई? दारुल उलूम की तरफ से 2012 में दी गई। साल 2023 में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का मर्जर कर दिया, क्योंकि जो नेचर है सभी याचिकाओं का वो एक ही था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मर्जर कर दिया और एक ही पूरे मामले को बनाकर सुनवाई की। 12 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताया। 22 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया और 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे पलटा और एक्ट को संवैधानिक बता दिया। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूं कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, PCS दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मदरसा एक्ट पर योगी सरकार का स्टैंड क्या था। योगी सरकार ने मदरसा एक्ट का विरोध किया या सपोर्ट किया? तो आइए मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कोर्ट को बताया कि मदरसा एक्ट संवैधानिक है, अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच इस पर जरूर होनी चाहिए। यूपी सरकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है, यानी कि अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। यूपी प्रदेश में मदरसों की जो कुल संख्या है वो लगभग 23,500 है और इनमें से 16,513 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये सभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा करीब 7,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, यानी कि 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों के द्वारा किया जाता है, जबकि बाकी जो बचे हुए मदरसे हैं वो खुद के पैसे जैसे चंदे और अगर प्रॉपर्टी है तो उसी पैसे से ये मदरसे चलते रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए राजधर्म में हम बात करेंगे योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की और इसका इंपैक्ट कैसे उपचुनाव को लेकर भी हो रहा है। योगी ने जो नारा आगरा में दिया था अब तो 7 समंदर पार कनाडा तक पहुंच गया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में जो कुछ भी हुआ आपको याद होगा, कैसे हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं को पीटा गया। उसके बाद योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज वहां भी सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी को यह नारा देना ही क्यों पड़ा? योगी ने हिंदुओं को यह मैसेज क्यों दिया? अपने दोनों तरफ के पड़ोसी मुल्कों में आप देख लीजिए, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान से आए दिन हिंदुओं के साथ टॉर्चर की खबरें आप सुनते ही होंगे, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर घरों से निकालकर टारगेट किया गया और कल ही कनाडा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं को खालिस्तानी समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर हिंदू ऐसे ही जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटते रहे तो आगे पिक्चर और डराने वाली हो सकती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं
जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आज झारखंड में है और 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रही है। ये कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन क्यों, आप आंकड़ों से समझिएगा। झारखंड में हिंदू आबादी 68% है, मुस्लिम करीब 15% हैं। झारखंड की जो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 15 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% तक है, और झारखंड में आदिवासी करीब 26% है, दलित वोटर 12 और मुस्लिम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15% मुस्लिम है। वहीं ओबीसी 50%, जिसमें कुर्मी 16% है। यादवों की अगर हम बात करें तो ये 14% है, और बनिया, साहू, तेली मिलाकर करीब 22% आते हैं। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस जेएमएम को पड़ रहा है, जबकि विपक्ष हिंदू वोट को जाति के नाम पर बांट रहा है। आज योगी ने झारखंड में घटती आदिवासी आबादी का भी जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से बदलती जा रही है। योगी ने ये क्यों कहा है, आप उसको भी समझ लीजिए। साल 1951 में आदिवासी आबादी 36% से ज्यादा थी झारखंड में, जबकि मुस्लिम 8% थे। 1971 में आदिवासी 36% हो गए, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14% हो गए। इनकी संख्या बढ़ गई और आदिवासियों की घट गई। 2011 आते आते आबादी घटकर आदिवासियों की 28% तक पहुंच गई, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या डबल से, ट्रिपल से 4 टाइम तक बढ़ गई। 20.89% तक बढ़ गई। योगी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आने वाले दिनों में हिंदुओं का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बार बार बीजेपी जब भी झारखंड में कोई भी रैली, बीजेपी का कोई भी नेता रैली करता है, ये जरूर कहता है कि अगर आपको झारखंड को सुरक्षित रखना है, अपनी बेटी माटी को सुरक्षित रखना है, तो बटना नहीं है। क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है।
योगी ने झारखंड चुनाव में लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।